गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज इजी में स्वागत है। आज हम रीड करेंगे क्लास 9th का लेसन माई चाइल्डहुड। दोस्तों, ये लेसन फेमस साइंटिस्ट और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की बुक विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी हुई उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस लेसन के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने चाइल्डहुड यानी अपने बचपन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है, उसके बारे में उन्होंने एक अच्छा सा चित्रांकन किया है। आइए जानते हैं उनके बचपन के बारे में इस लेसन के द्वारा कि जो फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने कई सारे हमारे देश के लिए आविष्कार किए, कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उस फेमस साइंटिस्ट का बचपन आखिर कैसा था, किस फैमिली में उनका जन्म हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या कभी आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो कि एक स्टेट्समैन भी रहा हो, जो कि एक राजनेता भी रहा हो? तो एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे। हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू 21st सेंचुरी। एपीजे अब्दुल कलाम जिनके प्रोजेक्ट चाहे वो स्पेस में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हो, उसने इंडिया को 21st सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, काफ़ी ज़्यादा उनका मार्गदर्शन किया। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, और वह हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने सन 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपनी बायोग्राफी जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, उसमें वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state, जिसको भूतपूर्व मद्रास स्टेट के रूप में जाना जाता था। उसी मद्रास स्टेट का जो एक आइलैंड टाउन रामेश्वरम है, वहाँ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट है, जो कि भूतपूर्व, अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर, जिसको कि पहले मद्रास स्टेट के रूप में जाना जाता था, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, उसके रामेश्वरम नामक कस्बे में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। माई फादर जैनुल आबदीन हैड नादर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे फादर जैनुल आबदीन के पास न तो बहुत ज़्यादा धन दौलत थी, न तो बहुत ज़्यादा पैसा था, न ही उनकी फॉर्मल एजुकेशन हुई थी, न ही उनकी औपचारिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम एंड ए ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी, यानी इन कमियों के बावजूद भी, मेरे जो फादर थे उनमें इन्नेट विजडम था, ग्रेट इन्नेट विजडम था, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मेरे फादर थे। मेरे फादर जो थे वो जन्मजात ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। इन्नेट विजडम था मतलब यानी जन्म से ही बुद्धिमान थे। और ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनमें आत्मीय उदारता भी बहुत ज़्यादा थी। जनरसिटी ऑफ स्पिरिट मीन्स उदार व्यक्ति थे। आत्मिक रूप से वे काफ़ी ज़्यादा उदार थे, यानी लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियम्मा, और मेरी माँ आसियम्मा के रूप में उनके पास एक आइडियल हेल्पमेट था, हमेशा साथ देने वाला एक आदर्श साथी मेरी माँ के रूप में था, जिसका नाम, मेरी माँ का नाम आसियम्मा था। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे। मुझे वो एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, उन व्यक्तियों के वो नंबर्स तो ठीक से याद नहीं है जिनको कि वो डेली फीड कराया करते थे, जिनको डेली वो भोजन कराया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस दैन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओवन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि हमारी फैमिली में कुल मिलाकर जितने मेंबर्स थे, उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग हमारे यहाँ खाना खा करके जाते थे।
यानी इतने उदार उसके माता पिता थे जो कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराते थे, जितनी हो सके उनकी हेल्प करने की कोशिश किया करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मैं भी अन्य बच्चों की तरीके से एक था। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन मीन्स मैं भी दूसरे बच्चों की तरीके से एक बच्चा था। ए शॉर्ट बॉय, एक साधारण सा लड़का, विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, जिसकी की कोई बिल्कुल ऑर्डिनरी लुक वाला, अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स साधारण सी शकल सूरत वाला एक लड़का था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो कि लंबे और हैंडसम पेरेंट्स से पैदा हुआ था। वी लिव्ड इन आवर एंचेस्टर हाउस, हम अपने पैतृक मकान में रहा करते थे। एंचेस्टर मीन्स पैतृक मकान में रहा करते थे। विच वॉज बिल्ट इन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह एक बड़ा सा पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, जो कि चूने के पत्थर और लाइमस्टोन मीन्स चूने के पत्थर और ईंट से, ब्रिक से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और मेरा मकान रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में, मस्जिद वाली गली में स्थित था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो ऑस्टर फादर्स थे, मेरे जो फादर जो कि सिंपल और स्ट्रिक्ट थे, यानी संयमी और कठोर मेरे फादर जो थे, वो हमेशा अवॉइड किया करते थे, हमेशा नज़रअंदाज किया करते थे इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, यानी उनको न तो लग्जरीज पसंद था और न अनावश्यक रूप से ज़्यादा आराम पसंद था। लग्जरीज थिंग्स से उनको नफरत थी, यानी सुख सुविधाओं वाली और विलासिताओं वाली चीज़ों से उनको नफरत थी, उनको वो हमेशा अवॉइड किया करते थे और उनसे दूर रहा करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, यद्यपि फिर भी सारी आवश्यकताएं, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे दवाइयों के रूप में हो, चाहे कपड़ों के रूप में हो, वो हमारी पूरी की जाती थी, हमें सब उपलब्ध कराया जाता था। यानी दवा, कपड़ा और भोजन हमें पूर्णतः उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन कंफर्ट और लग्जरियस थिंग्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी। उनसे मेरे फादर उनको अवॉइड किया करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, अगर मैं वास्तव में कहूँ तो मेरा जो बचपन था वो बिल्कुल सिक्योर चाइल्डहुड था। मेरा बचपन बिल्कुल सुरक्षित था, चाहे वो मटेरियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो। मेरा बचपन दोनों तरीके से बिल्कुल सिक्योर था। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, When I was 8 years old, तब मैं सिर्फ 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds, कुछ ऐसे कारण थे जिनको मैं समझ नहीं पाया कि अचानक से टैमरिंड सीड्स की जो डिमांड है वो क्यों बढ़ गई। इरप्टेड मीन्स बढ़ गई, इरप्टेड इन द मार्केट, अचानक से टैमरिंड सीड्स की जो डिमांड है, वो मांग जो है अचानक से बाज़ार में क्यों बढ़ गई, इसके पीछे क्या रीजंस थे। मैं छोटा था, मैं इस बात को समझ नहीं पाया था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑफ मॉस्क स्ट्रीट। मैं प्रायः इन सीड्स को कलेक्ट करता, इन बीजों को इकट्ठे करता था और उसको मॉस्क स्ट्रीट के पास में जो एक प्रोविज़न शॉप थी, जो कि एक पंसारी की दुकान थी, उस पर जाकर के मैं बेच दिया करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन के कलेक्शन से मुझे करीब 1 आने की राशि मिल जाया करती थी। प्रिंसली सम मीन्स एक तुच्छ राशि जो कि 1 आना की थी। ए जनरस अमाउंट विच वाज 1 आना he had earned by selling these seeds in the market. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. मेरे जो भाई था, मेरा जो ब्रदर इन लॉ थे, यानी मेरे जो बहनोई थे, जीजाजी जो थे, वो मुझे, जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो मुझे युद्ध की और वॉर की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें बाद में मैं जो दिनामणि जो न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर का नाम दिनामणि, जो कि वहाँ पब्लिश हुआ करता था रामेश्वरम में, मद्रास स्टेट में, उसकी हेडलाइन से
उसकी हेडलाइंस को खोजने की मैं कोशिश किया करता था, उसकी हेडलाइंस में उस न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश किया करता था जिसकी कहानियाँ मेरे जो जीजा जी थे जो मुझे सुनाया करते थे, उन कहानियों को मैं उस दिनमणि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ट्रेस करने की, पकड़ने की कोशिश किया करता था, खोजने की कोशिश किया करता था। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया था वह अलग थलग होने के कारण वॉर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, आइसोलेटेड था, बिल्कुल अलग थलग था, इसलिए अनअफेक्टेड था, वॉर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। लेकिन शीघ्र ही भारत को अलाइड स्टेट्स के साथ में यानी मित्र राष्ट्रों के साथ उनकी संयुक्त सेना में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा और आपातकाल जैसी किसी स्थिति की घोषणा कर दी गई, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इमरजेंसी मीन्स आपातकाल डिक्लेयर कर दिया गया और जो अलाइड स्टेट्स जो थे, अलाइड जो फोर्सेस थी यानी मित्र जो सेना थी उसको ज्वाइन करने के लिए भारतीय सेना पे, भारतीय लोगों पे जोर डाला जाने लगा। द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे बुरी घटना हुई रामेश्वरम स्टेशन पे, रेलगाड़ी के ठहराव पे रोक लगा दी गई, सस्पेंशन कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में रामेश्वरम रोड पर चलती हुई ट्रेन से हमें अखबारों के बंडलों को बांधकर चलती हुई ट्रेन में फेंक देना पड़ता था, क्योंकि वे अखबार बांटने का काम किया करते थे। तो अब अखबार कैसे दिए जाएं, क्योंकि रामेश्वरम स्टेशन पे अब ट्रेन का ठहराव नहीं था, तो वे चलती हुई जो ट्रेन थी उसके अंदर न्यूज़पेपर को फेंक दिया करते थे ताकि अगली जगह वह न्यूज़पेपर पहुंच सकें और डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram। इस बात ने मेरे जो कज़िन थे शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार बांटते थे, उनको इस बात के लिए टू लुक फॉर a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot। उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि जो फेंके जाने वाले बंडल हैं वो कैच कौन करेगा, और उसके लिए उनको किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि उन बंडलों को कैच कर सके, और वह जो स्लॉट था, आई फिल्ड द स्लॉट, वह स्लॉट मेरे द्वारा भर दिया गया। उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि उन चलती हुई ट्रेन से फेंके जाने वाले उन न्यूज़पेपर्स के बंडल को कैच कर सके, क्योंकि अब जो ट्रेन थी उसका ठहराव रामेश्वरम स्टेशन पे नहीं रहा था और जो न्यूज़पेपर थे वो सीधे ही चलती हुई ट्रेन से फेंके जाते थे, और उनको उनके जो चचेरे भाई थे, उनके जो कज़िन थे शमसुद्दीन, उनको एक ऐसे हेल्पर की तलाश थी जो कि उन बंडल्स को कैच कर सके, उनको कलेक्ट कर सके, और इस कार्य को APJ अब्दुल कलाम ने बखूबी अंजाम दिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मेरी पहली वेजेस कमाने में, मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी मदद की, यानी जो उनकी पहली मजदूरी थी, जो उनको पहला रुपया मिला, उसकी मदद करने में सबसे बड़ा हाथ जो था उनके चचेरे भाइयों का था। यानी अगर आप बचपन में इनके कहानी को देखें तो हमको यह जानकारी मिलती है कि जो APJ अब्दुल कलाम थे उनका बचपन संघर्षों में बीता था और वे हमेशा अपना काम खुद करना चाहते थे। उन्होंने खुद से ही न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करने का वर्क स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करते और इस तरीके से उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए। क्योंकि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं किया करते थे, तो टैमरिंड सीड्स बेच करके उन्होंने पैसे कलेक्ट करने की कोशिश की, न्यूज़पेपर्स को कैच करके पैसे कलेक्ट करने की कोशिश की। इस तरीके से वो अपनी वेजेस कमाने की कोशिश बचपन में करते थे। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। प्रत्येक बच्चा अपने सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट में, भावनात्मक वातावरण में कुछ अपनी जो उसकी एंसेस्ट्रल क्वालिटीज़ होती हैं
उनके साथ में वह जन्म लेता है, उनके साथ वह पैदा होता है। उसके अंदर कुछ उसकी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी कुछ जन्मजात क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उसको इनहेरिटेड मिलती हैं, यानी कि अपने पैतृक व्यक्तियों से या वंशानुगत होती हैं, उससे वह जन्म लेता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी फिगर्स हैं यानी कि जो घर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके द्वारा उसे ट्रेंड किया जाता है। अथॉरिटी, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यहाँ हाउस के बारे में बात की जा रही है, तो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी एक घर में कौन होते हैं? दादा दादी, नाना नानी, जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वही फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं। तो उनके द्वारा उनको बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनके द्वारा उनको शिक्षा दीक्षा घर में दी जाती है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने भी इसी तरीके के कुछ पैतृक गुण, कुछ वंशानुगत क्वालिटीज़ प्राप्त की थी। उसमें से थी ऑनेस्टी, ईमानदारी, और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन, यह मैंने अपने फादर से प्राप्त की थी। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैंने अपनी माता जी, जो उनकी माता जी थी, उनसे मैंने गुडनेस और डीप काइंडनेस को प्राप्त किया था। यानी फेथ इन गुडनेस यानी अच्छाई में विश्वास, फेथ इन गुडनेस अच्छाई में विश्वास, और डीप काइंडनेस दयालुता की भावना मैंने अपनी माता जी से प्राप्त की थी। और ऐसे ही गुण मेरे तीनों भाइयों और बहनों में भी थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, जिनके नाम रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और तीनों के तीनों जो लड़के थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग किया करते थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स परंपरागत, जो हिंदू ब्राह्मण फैमिली है उससे वे लोग बिलोंग किया करते थे। जो परंपरावादी यानी कि जो रूढ़ीवादी जो व्यक्ति होते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। तो परंपरावादी और रूढ़ीवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से तीनों बच्चे बिलोंग किया करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing, बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी अपने मध्य कभी भी रिलीजियस डिफरेंसेस और जो अपब्रिंगिंगनेस है यानी कि जो लालन पालन है उसके जो डिफरेंसेस हैं, उसके जो अंतर हैं, उनको कभी भी उनमें कभी भी हमने भेदभाव महसूस नहीं किया था। यानी हम सब लोगों के बीच में हमारे धार्मिक रूप से अलग होने के बीच, क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग किया करता था और वे हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसकी वजह से हमारे बीच में कभी कोई मतभेद या कभी कोई भेदभाव हम लोगों ने आपस में नहीं किया था। हम लोग तीनों जो फ्रेंड थे, हम सभी फ्रेंड मिलकर के रहा करते थे। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अगर देखा जाए तो रामानंद शास्त्री जो थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। और पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, उनके बच्चे थे ये। और रामेश्वरम टेम्पल जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस टेम्पल है जहाँ मोस्टली हिंदूज़ दर्शन के लिए जाते हैं। तो उसी के पुजारी का जो बेटा था वो उनका क्लासमेट था और काफ़ी घनिष्ठ मित्र भी था। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of Rameswaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. बाद में जो मेरा फ्रेंड था उसने अपने फादर से अपना जो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे उनसे वो पुजारी का पद ले लिया। अरविंदन जो था वो जो पिलग्रिम्स करने वाले, जो तीर्थ यात्रा करने वाले थे, उनके लिए यातायात के प्रबंधन के व्यवसाय में लग गया, उनके ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में लग गया। और शिव प्रकाशन जो था बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। शिव प्रकाशन जो है कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम साउदर्न रेलवे में करने लगा था। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मीन्स खान पान के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके ठेकेदार का काम वो करने लगा था। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम
Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. श्री सीताराम कल्याणम जो एनुअल सेरेमनी हुआ करती थी, उस एनुअल सेरेमनी के दौरान जो हमारी फैमिली थी वो जो भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार से तैयार की गई जो स्पेशल प्लेटफॉर्म वाली जो बोट्स थी, उस बोट्स में, उस नावों में रख कर के हम लोग उनको ले जाते थे। और राम तीर्थ नाम का एक सरोवर जो कि हमारे घर के पास ही स्थित था, उस सरोवर में ले जा कर के उनको रख दिया जाता था। Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण तथा लाइफ ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो पैगंबर साहब हैं उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो जीवन की घटनाएं थी, वो रात के समय सुनाई जाने वाली स्टोरीज़ थी, जिनको कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी और मेरी माँ हमारी फैमिली के बच्चों को सुनाया करती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब मैं एक बार क्लास 5th में रामेश्वरम की जो एलिमेंट्री स्कूल था, प्राइमरी स्कूल जो था, प्रारंभिक स्कूल जो था, मैं पढ़ा करता था, ए न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक नया टीचर हमारे क्लास में आया, एक नए टीचर हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। मैं उस समय एक टोपी पहना करता था जो कि मुझे एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित करती थी, ऐसी टोपी में लगाया करता था, और मैं हमेशा फ्रंट रो में आगे की पंक्ति में रामनाथ शास्त्री के बगल में बैठा करता था। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, और वो जनेऊ पहना करता, सेक्रेट थ्रेड मीन्स जनेऊ वो पहना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। नए अध्यापक जी इस बात को नहीं पचा पाए कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुसलमान लड़के के साथ कैसे बैठता है, वे इस बात को पचा नहीं पाए, उनसे ये बात सहन नहीं हुई। कुड नॉट स्टमक मीन्स पचा नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइड, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। हमारे अपने सोशल रैंकिंग के हिसाब से, हमारे सामाजिक स्तर के हिसाब से, जैसा कि नए अध्यापक जी ने समझा था, मुझसे कहा कि मैं पीछे जाकर के पीछे वाली पंक्ति पर बैठूं। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री भी उतना ही दुखी हुए। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। जब मैं अंतिम पंक्ति में जाकर के, अंतिम सीट पर जाकर के बैठ गया, उस समय वे बहुत उदास हो गए, वो बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और जब मैं लास्ट रो में गया तो उनकी रोती हुई इमेज जो थी, उसने मेरे ऊपर एक लास्ट इम्प्रेशन, एक अमिट प्रभाव छोड़ दिया। लास्टिंग इम्प्रेशन मीन्स अमिट प्रभाव, उनकी उस इमेज ने, उनकी उस छवि ने मेरे ऊपर छोड़ दिया, जबकि मैं उठ करके गया और वो रो रहे थे। आफ्टर स्कूल वी वेंट टू होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट इंसिडेंट। स्कूल के बाद में हम लोग अपने घर गए और हमारे पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में हमने जानकारी दी। Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spare the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और लक्ष्मण शास्त्री ने उसी समय टीचर को बुलवाया और हमारी प्रेजेंस में उन्होंने टीचर से कहा कि वह जो भोले भाले और सीधे साधे जो बच्चे हैं, उनके मन में यह जहर ना फैलाए, उनके मन में कम्युनल इंटॉलरेंस का
सामाजिक असमानता का और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर न फैलाए। कम्युनल इंटॉलरेंस मीन्स सांप्रदायिक असहिष्णुता और सोशल इनइक्वालिटी मीन्स सामाजिक असमानता का जहर, वह पॉइजन हम बच्चों के मध्य में ना फैलाए, इनोसेंट चिल्ड्रन के बीच में, हम भोले भाले बच्चों के बीच में ना फैलाए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। और उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से, ब्लंटली मीन्स बड़े ही स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कह दी कि या तो आप माफ़ी मांग लें या फिर इस आइलैंड को छोड़ करके आप चले जाएं। आइलैंड और इस स्कूल को क्विट कर दें, इसको छोड़ करके आप यहाँ से चले जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। उस अध्यापक ने न केवल अपने बिहेवियर के लिए, अपने व्यवहार के लिए रिग्रेट किया, पश्चाताप किया, खेद प्रकट किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने उनको जो कन्विक्शन करवाया था, उनको जो अपने अपराध का बोध कराया था, उस अपराध के बोध से वह यंग टीचर जो है उसमें, यंग टीचर को उसने सुधार दिया, उसमें रिफॉर्म ला दिया। वह यंग टीचर जो था वह सुधर गया और वह अध्यापक उनके अध्यापन में और उनके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा उसके बाद अंतर आ गया। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Shiv Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। कुल मिलाकर रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलावा अलगाव के मामले में बहुत कठोर था। फिर भी मेरे जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, यद्यपि वे स्वयं एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी भी एक पुरातनपंथी थी, किंतु वे विद्रोही से थे, रिबेल से थे, विद्रोही से थे। He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily। उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया जिससे कि भिन्न भिन्न अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग आसानी से मिंगल हो सकें, आसानी से मिल सकें। मिंगल होना मीन्स मिलना। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। वे मेरे साथ आवास घंटों बिताया करते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हारा ऐसा डेवलपमेंट चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उनके साथ बराबरी कर सको, पार कर सको मीन्स उनके साथ बराबरी कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी पत्नी जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि उनकी जो रसोई है उसमें एक मुस्लिम लड़के को बुलाकर भोजन कराया जाएगा, इस बात से वे बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड थी, डरी हुई थी। रिचुअली पुअर मीन्स जो कि धार्मिक रूप से पवित्र किचन है उसके अंदर भोजन कराया जाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे किचन में सर्व करने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get anger with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। शिव सुब्रमण्यम अय्यर न तो इस बात से बिल्कुल भी पर्टर्ब्ड हुए, पर्टर्ब मीन्स डिस्टर्ब हुए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, न ही उनको इस बात पे गुस्सा आया कि उनकी वाइफ ने यह किस तरीके से किया। इसके बजाय वे मुझे सर्व करने लगे, वे मुझे भोजन परोसने लगे और मेरे साथ मेरे बगल में बैठ करके वे भोजन मेरे बगल में ही बैठ गए और मुझे भोजन कराने लगे।
हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी जो पत्नी थी वो किचन के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी। I wondered whether she had observed any differences in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. मैं ये जानने को बहुत ज़्यादा उतावला था कि जिस तरीके से मैंने चावल खाए, पानी पिया या खाना खाने के बाद में फ्लोर को क्लीन किया, क्या उसमें कोई उन्हें अंतर दिखाई दिया या नहीं, क्या उसमें कोई उनको डिफरेंसेस दिखाई दिए या नहीं। When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. और जब मैं जाने को वहाँ से रवाना हुआ, बाहर निकला, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे सप्ताह के अंत में फिर से भोजन के लिए, डिनर के लिए इनवाइट किया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Confronted means such problems have to be faced. इन ऐसी समस्याओं का तुमको मुकाबला करना होगा। अगर तुमने एक बार इस समाज को, इन परंपराओं को बदलने का निर्णय ले लिया, तो इन समस्याओं से तो तुमको मुकाबला करना ही होगा। अगर तुमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि सिस्टम तुमको सुधारना है, तो इन समस्याओं को तुमको कन्फ्रंट करना ही होगा, इनका फेस करना ही होगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और जब अगली बार मैं उनके सब घर में भोजन करने के लिए गया, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ मुझे अपने किचन के अंदर ले गई और खुद उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. और फिर सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया और भारत की जो आज़ादी थी वो बिल्कुल इमिनेंट थी, बिल्कुल नियर थी, बिल्कुल क्लोज थी, बिल्कुल करीब थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओवन इंडिया, भारतीयों को अपना स्वयं का भारत बनाना होगा, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने इस बात की घोषणा कर दी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, सारा का सारा देश एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व आशावाद से, ऑप्टिमिज्म से भर गया। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarter in रामनाथपुरम। मैंने अपने फादर से रामेश्वरम से जाने की परमिशन और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था रामनाथपुरम, वहाँ पे स्टडी करने की मैंने उनसे आज्ञा मांगी। He told me as if thinking aloud. काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब्दुल, I know you have to go away to grow. मैं जानता हूँ कि तुम्हें बड़ा होने के लिए, बड़ा व्यक्ति बनने के लिए बाहर निकलना होगा, तुम्हें बाहर जाना ही जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या एक समुद्री पक्षी जो कि सीगल है, अकेला और बिना घोंसले के उड़कर सूर्य को पार नहीं करता? यानी कि एक अगर समुद्री पक्षी को अगर बड़ा होना है, उसे ग्रो करना है, तो उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, अपने माता पिता को भी छोड़ना पड़ता है, उनसे दूर जाना पड़ता है, तभी वह सूर्य जैसे जो बहुत दूर स्थित सूर्य है उसको भी वो क्रॉस कर जाता है। इसी तरीके से अगर तुम्हें भी ग्रो करना है, तुम्हें भी बड़ा होना है, तो मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम्हें इस शहर को छोड़ करके नए शहर में जाना ही होगा, ऐसा उनके फादर ने कहा। ही क्यूटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। उनकी मदर जो कि बहुत ज़्यादा इस बात से घबरा रही थी, हेजिटेट हो रही थी, हिचकिचा रही थी, उनकी ओर देखते हुए उनके फादर ने खलील जिब्रान द्वारा लिखी गई कुछ लाइंस को बोला। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ। वे तो स्वयं जीवन की लालसा के लड़के और लड़कियां हैं, बच्चे और बच्चियां हैं। यानी कि जीवन को अगर हमें पूर्ण बनाना है, कंप्लीट बनाना है, जीवन की अगर हमें
थोड़ी सी भी लॉन्गिंग्स है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, तो उनको कंप्लीट करने के यह एक साधन है। हमारे पुत्र और पुत्रियां, हमारे सन्स एंड डॉटर्स, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे तुम्हारे द्वारा आते हैं पर तुम्हारे पास से नहीं आते। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हो लेकिन तुम अपने विचार उन पर नहीं थोप सकते। फॉर दे हैव देयर ओवन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनके स्वयं के विचार होते हैं। इस तरीके से APJ अब्दुल कलाम के फादर ने अब्दुल कलाम की मदर को समझाया और फिर APJ अब्दुल कलाम अपने जीवन को गति देने के लिए उस रामेश्वरम नामक विलेज को छोड़ करके नए शहर में गए और वहाँ से उन्होंने तरक्की और ऊंचाई की नई बुलंदियों को छुआ। धन्यवाद।